प्लूटो के पिछले भाग में मैंने प्लूटो के खोज की पूरी कहानी बताई थी और आज मैं इस ग्रह के नामकरण से लेकर इसको बौना ग्रह साबित करने की पूरी कहानी बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, प्लूटो का नाम पाताल लोक के रोमन देवता से आया है। इस खोज की घोषणा के बाद लोवल वेधशाला को नामों के लिए 1000 से भी अधिक सुझाव प्राप्त हुए। 3 नाम इस सूची में सबसे ऊपर थे, मिनर्वा, प्लूटो और क्रोनस। मिनर्वा लोवल के कर्मचारियों की पहली पसंद थी, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि इस नाम को पहले ही प्रयोग एक क्षुद्र ग्रह के लिए किया जा चुका था। क्रोनस को इसलिए पसंद नहीं किया गया क्योंकि ये नाम एक अलोकप्रिय खगोलशास्त्री थॉमस जेफरसन जैक्सन द्वारा सुझाया गया था। फिर मतदान हुआ और प्लूटो को सर्वसम्मति से चुना गया। प्लूटो का नाम यूरेनस की तरह अस्थायी रहे, जिसके लिए लोवल वेधशाला ने इस नाम को अमेरिका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी को प्रस्तावित किया। दोनों ने इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया और मई 1930 से ये नाम प्रचलन में आ गया। भारतीय परिदृश्य की बात करें तो यम नाम पौराणिक दृष्टि से उपयुक्त था। देवता यम शनि के 6 जीवित बच्चों में से एक थे और अन्य सभी को पहले ही प्रमुख या गौण ग्रहों के नाम के रूप में चुना जा चुका था। देवता और ग्रह दोनों ही अंधकारमय क्षेत्रों में निवास करते थे और देवता स्वयं को अदृश्य करने में सक्षम थे, जैसा कि इस ग्रह के साथ पहले से हो रहा था। प्लेनेट एक्स का खंडन। प्लूटो की खोज के बाद इसकी मंदता और दृश्य डिस्क की कमी ने इस विचार पर संदेह पैदा कर दिया कि ये लोवल का ग्रह एक्स था। जरा प्लूटो के द्रव्यमान पर प्रकाश डालते हैं, जो समय के साथ बदलता गया। 1915 में लोवल के अनुसार 7 पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर था। 1931 में निकोलसन और मेवाल के अनुसार लगभग पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर। 1948 में काइपर के अनुसार पृथ्वी के कुल द्रव्यमान के 10वें भाग के बराबर। 1978 में क्रिस्टी और हैरिंगटन के अनुसार पृथ्वी के द्रव्यमान के 450वें हिस्से के बराबर। 1978 में प्लूटो के चंद्रमा सैरोन की खोज ने पहली बार इसके द्रव्यमान के सही मापन का मार्ग प्रशस्त किया। प्लूटो का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.2% और यूरेनस की कक्षा में विसंगतियों को समझाने के लिए बहुत छोटा था। वैकल्पिक ग्रह एक्स की बाद की खोजें विशेष रूप से रॉबर्ट सटन और हैरिंगटन द्वारा असफल रहीं। 1992 में माइल्स स्टैंडिस ने 1989 में नेपच्यून के वाइजर 2 फ्लाईबाई से प्राप्त डेटा का उपयोग किया, जिसने नेपच्यून के द्रव्यमान के अनुमानों को 0.5% तक कम कर दिया था, लगभग मंगल के द्रव्यमान के बराबर। यूरेनस पर इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की पुनर्गणना करने के लिए नए आंकड़े जोड़ने के साथ विसंगतियां और उसके साथ ग्रह एक्स की आवश्यकता गायब हो गई। वर्ष 2000 में अधिकांश वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हो गए कि लोवल द्वारा परिभाषित ग्रह अस्तित्व में नहीं है। लोवल ने 1915 में ग्रह एक्स की कक्षा और स्थिति की भविष्यवाणी की थी, जो इस समय के प्लूटो की वास्तविक कक्षा और स्थिति के काफ़ी करीब थी। प्लूटो के खोज के तुरंत बाद अर्नेस्ट डब्ल्यू ब्राउन ने निष्कर्ष निकाला कि ये एक संयोग था। ग्रह की परिभाषा के मापदंड। 1992 में प्लूटो के समान आयतन में परिक्रमा करते हुए कई पिंडों की खोज की गई, जिससे पता चला कि प्लूटो काइपर बेल्ट नामक पिंडों के समूह का हिस्सा है। इससे ग्रह के रूप में इसकी आधिकारिक स्थिति विवादास्पद हो गई और कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्या प्लूटो को उसके आसपास के पिंडों के समूह के साथ या उससे अलग माना जाना चाहिए। संग्रहालय और तारामंडलों के निर्देशकों ने सौरमंडल के ग्रहों के मॉडल से प्लूटो को हटाकर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। फरवरी 2000 में न्यूयॉर्क शहर के हेडन तारामंडल ने केवल 8 ग्रहों का एक सौरमंडल मॉडल प्रदर्शित किया, जिसने लगभग 1 साल तक सुर्खियां बटोरी। 1840 के दशक में कई क्षुद्र ग्रहों की खोज के बाद अधिकांश खगोलविदों के बीच सेरेस, प्लास, जूनो और वेस्टा ने अपने ग्रह होने का दर्जा खो दिया। कई एस्ट्रोनॉमर सेरेस, प्लास और वेस्टा को बौना ग्रह से अलग मानते थे क्योंकि वे इतने बड़े थे कि उनमें भौगोलिक विकास हुआ था।
पहले खोजे गए काइपर बेल्ट के पिंड काफ़ी छोटे थे, लेकिन जल्द ही प्लूटो के आकार के पिंडों की खोज की गई, जिनमें कुछ प्लूटो के आकार जितने बड़े थे। वो भूवैज्ञानिकों के विचारों को तो संतुष्ट करते थे, लेकिन गतिशील विचारों को नहीं। 1998 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के ब्राउन जी मार्डेन ने सुझाव दिया कि प्लूटो के ग्रह के रूप में उसकी आधिकारिक स्थिति को बरकरार रखते हुए लघु ग्रह संख्या 1000 दी जाए। प्लूटो के पद में कमी की संभावना ने जनता में आक्रोश पैदा कर दिया और इसके जवाब में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने स्पष्ट किया कि वो प्लूटो को ग्रहों की सूची से हटाने का प्रस्ताव नहीं कर रहा है। 2000 के दशक की शुरुआत में माइकल ई ब्राउन के नेतृत्व में कैलटेक के खगोलविदों ने सर्वेक्षण किया और कई ट्रांस नेपच्यून वस्तुओं की खोज की। इनमें से कई वस्तुओं को शुरू में प्लूटो से बड़ा या बराबर मापा गया था, जिससे उन्हें ग्रह माना जाए या नहीं, इस पर बहस छिड़ गई। बाद में अपेक्षा से अधिक एल्बेडो के कारण अनुमानों को संशोधित करके कम कर दिया गया। जुलाई 2005 में जब इन खगोलविदों ने एक नए पिंड एरिस की घोषणा की तो ये बहस बेमानी हो गई। एरिस प्लूटो से अधिक द्रव्यमान वाला था और 1846 में टाइटन के बाद सौरमंडल में खोजा गया सबसे विशाल पिंड था। प्रेस में शुरू में इसे 10वां ग्रह कहा, लेकिन उस समय इसे ग्रह कहने पर कोई सहमति नहीं बनी। खगोल विज्ञान समुदाय के अन्य लोगों ने इस खोज को प्लूटो को एक लघु ग्रह के रूप में पुनः वर्गीकृत करने का सबसे मजबूत तर्क माना। इस तरह 2005 में पूरी तरह से प्लूटो को ग्रह की सूची से निकालकर एक बौने ग्रह की सूची में डाल दिया। तो दोस्तों, प्लूटो के नामकरण से लेकर बौने ग्रह की श्रेणी में जाने तक का सफ़र आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे प्लूटो के अगले भाग में। नमस्कार।